पेपर जब सुबह आता था तो दौड़कर पेपर लेना, क्योंकि आप जितने भी बड़े पायदान पर आ जाए ना, आपके जो पैर है ज़मीन पर होने चाहिए। बाल ठाकरे को आप इंटरव्यू करते थे तो उस ज़माने में एक बाल ठाकरे ने अपनी एक छवि बना, जो किसान प्रोटेस्टर है और अभी भी लोग हैं, चश्मदीद जो है वो कहते हैं कि गोली चली। मैं रिया चक्रवर्ती कौन है जानता भी नहीं था। अच्छा। तो 24 घंटे का फॉर्मेट जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ही बना है। तो उनके गानों से एक, उनके जब भी मुसाफिर के गाने हैं, मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना। नमस्कार, तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता दुनिया का एक बड़ा नाम साहब। आपने इन्हें बड़े बड़े राजनेताओं के, अभिनेताओं के इंटरव्यू लेते हुए देखा होगा। इंडिया टुडे न्यूज चैनल के बड़े जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर हैं राजदीप सरदेसाई साहब। अभी किसान आंदोलन में एक ट्वीट करके बड़े चर्चा में आ गए थे, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ऐसी बातों का जिक्र किया है जो आपको हैरान कर देंगी। और कुछ बातें उन्होंने बड़ी मोटिवेशनल कही हैं, जिनको अगर आप सुनते हैं तो आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। तो राजदीप सर, आपका बाल ठाकरे वाला इंटरव्यू और मोदी जी वाला इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था साहब। लोग बड़ी चर्चा करते हैं उस इंटरव्यू के बारे में, तो उन दोनों इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। मैंने बाल ठाकरे के 1-2 इंटरव्यू किए। एक कभी तो प्रिंट के लिए किए जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, और उसके बाद टीवी के लिए भी। कुछ दिन उसके एक दिन बाद मुझे लगा वो अरेस्ट हुए। तो वो जब बाल ठाकरे को आप इंटरव्यू करते थे तो उस ज़माने में एक बाल ठाकरे ने अपनी एक छवि बना ली थी। जो लोग डरते थे बाल ठाकरे के नाम से मुंबई में। तो उनका इंटरव्यू करने में एक तरह से रुचि भी थी, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी घबराहट भी थी, कहिए कि कहीं वो इंटरव्यू कहीं गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। फिर मोदी जी का एक इंटरव्यू किया 2002 में, जब मोदी जी गुजरात का चुनाव जीते नवंबर-दिसंबर में दंगों के बाद। तब बाहर पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता दरवाज़ा खटखटा रहे थे और पूरे और ख़ास करके मुझे टारगेट करना चाहते थे और हमारा इंटरव्यू चल रहा है। तो उस माहौल में इंटरव्यू करना आसान नहीं था। तो इस तरह से है इंटरव्यूज़, पर कोई एक इंटरव्यू या दो, हर इंटरव्यू में कुछ अलग अलग चीज़ें होती है। कभी दिक्कत होती है, कभी बड़ी आसानी से चली जाती है। अच्छा, आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे ना सर, तो फिर ये जर्नलिज्म में कहाँ आ गए? मैंने स्कूल में क्रिकेट खेला, बम्बई स्कूल्स को कैप्टन किया, इंडिया स्कूल्स की जो कैंप थी उसमें शामिल हुआ। तो अंडर 19 तक मेरा क्रिकेट ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ऊपर चढ़ते गए मुझे पता चला कि वो टैलेंट नहीं है। और एक बार पाकिस्तान के साथ मैं ऑक्सफोर्ड में जब था, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ की टीम पाकिस्तान के साथ खेल रही थी, बढ़िया टीम थी इमरान खान की, और अब्दुल कादिर ने मुझे लगता है 1 या 2 रन पर बोल्ड किया। और तब मैं जा रहा हूँ पवेलियन वापस, तो सलीम मलिक तो पाकिस्तानी क्रिकेटर था, मुझको तो अरे आप इंडिया से आते और आप स्पिन बॉलिंग भी नहीं खेलना जानते। तब मैंने कहा बहुत हो चुका, अब कुछ और करते हैं। क्रिकेट खेला, लेकिन क्रिकेट और बहुत रुचि थी और ख्वाब भी था कि एक दिन के लिए इंडिया के लिए खेले। लेकिन क्रिकेट ऐसा एक खेल है, या खेल ऐसा है, किसी भी खेल में आपको टैलेंट की ज़रूरत होती है। केवल आपके पिताजी खेलते हैं इसका मतलब नहीं आप कर सकते। ये कोई बिजनेस नहीं है या कोई पॉलिटिक्स नहीं है जहां वंशवाद हो सकता है। क्रिकेट में कोई वंशवाद नहीं होता। क्रिकेट मेरिट पर खेला जाता है, और मेरे में वो काबिलियत नहीं थी। तो ये मानते हैं आप? बिल्कुल, इसलिए वो खेल चुके, मुझ में वो टैलेंट नहीं थी, या वो जो जज्बा होना चाहिए वो नहीं था। रुचि थी, जज्बा नहीं था। अच्छा, लोग कहते हैं वो रिया चक्रवर्ती वाला इंटरव्यू जो आपने लिया था वो पहले से फिक्स था। मैं रिया चक्रवर्ती कौन है जानता भी नहीं था। अच्छा। तो उस इंटरव्यू के पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ी ये जानने के लिए ये केस है क्या, क्योंकि उनके जो वकील थे वो मैं जानता था। 92-93 में जब मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, वो संजय दत्त के साथ वकील थे। तो तब उन्होंने संजय दत्त का एक बार मेरे लिए इंटरव्यू करवाया था। तो अब वो रिया के वकील थे, तो उन्होंने हेल्प की उस इंटरव्यू को फिक्स करने में। पर मैं जानता नहीं था, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ी कि तैयारी। और वो भी इंटरव्यू हमने रात को 12 बजे किया। अच्छा। तो फ्लाइट लेने के बाद वहाँ डायरेक्टली जाकर करना पड़ता है। तो ये होते हैं ज़िंदगी में। देखिए, हर इंटरव्यू में अलग। लालू प्रसाद जी के साथ एक बार इंटरव्यू पहली बार जब किया, मुझे लगता है 94 में, तब पहली बार मैं जाता हूँ, लालू जी कहते हैं पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि गाय का दूध कैसे निकालते हैं, पहले वो सीखो फिर इंटरव्यू होगा। अच्छा। तो वो मुझे उनके गौशाला ले गए।
तो वहाँ जो उनके बंगले के पीछे था, तो बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू था। कह सकते हैं उस ट्वीट ने सर थोड़ी सी आपकी इमेज को धूमिल कर दिया था, वो जो आपने किसानों को लेकर किया था। तो आप बात कर रहे हैं ये रिपब्लिक डे का, अब तो मामला कोर्ट में है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन सच्चाई ये है कि लाइव सिचुएशन में जब आप बैठते हैं तो कई लोग आपके सामने आते हैं, उसमें चश्मदीद जो लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं, एक किसी व्यक्ति का, वो आपको एक बात कहते हैं, उस समय वो जो बात कह रहे हैं आप लोगों के सामने रखते हैं, अगले 1-2 घंटे के बाद जब पुलिस की बात आती है उसे भी रखते हैं। अब आप कह सकते हैं कि तुरंत करने की क्या ज़रूरत थी, कि आप 2 घंटे रुक नहीं सकते थे, ये स्वाभाविक है, आप कह सकते हैं, लेकिन उस समय अगर आप 2 और 4 के बीच वहाँ होते तो जितने लोगों से वहाँ मिलते, जो किसान प्रोटेस्टर है और अभी भी लोग हैं, चश्मदीद जो है, वो कहते हैं कि गोली चली। अब उनकी बात तो आपको सुननी पड़ेगी, मैं ये मानता हूँ कि उस समय, और हमने कह सकते हैं चीज़ें मैनिपुलेट हो गई। नहीं, मैंने ये कहीं नहीं कहा, मैंने कहा आप कुछ और कह रहे हो और कुछ और लोग शो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ट्रैक्टर से हुआ। देखिए हर 2 वर्जन हैं, एक जो किसान वहाँ के कह रहे हैं या उस परिवारजन उनके कह रहे हैं, और एक जो पुलिस कह रही है। मुझे लगता है हमारा दायित्व है कि पहले जो कि दोनों वर्जन जो है लोगों के सामने रखे, और एक बार पुलिस ने वीडियो दिखाया, उसके बाद पुलिस के वर्जन में ज़्यादा दम लगा और हमने वो कहा भी। अब क्या होता है, आज के ज़माने में लोग एक ही भाग दिखाते हैं और दूसरा नहीं। जब मैंने पुलिस का वर्जन दिखाया वो आप लोगों के सामने नहीं रखेंगे, बस आप एक ट्वीट, और उस ट्वीट में भी मैंने कहा अलेजिडली। ऐसा कहा जाता है सर कि अब पत्रकारिता में मिलावट होने लगी है, अग्री करते हैं आप इस बात से? हाँ बिल्कुल हो रही है। मैं इसे देखिए, शोरगुल बहुत है, आवाज़ बहुत है, और इस आवाज़ में हम सब एक तरह से उसके एक तरह से कैदी हो गए हैं। एक रेस है, दौड़ है कि कौन पहली खबर कौन दिखाए। उस रेस में मैं भी 1-2 बार फंस गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो एक जो सुकून हुआ करता था पत्रकारिता में, जब खासकर कि प्रिंट का ज़माना था, कि आप अपने टाइम से स्टोरी लिख सकते हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी। अब इस ब्रेकिंग न्यूज़ के दौड़ में हम सब फंस गए। अगर ब्रेकिंग न्यूज़ ना दिखाओ तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है सर चैनल पे? देखिए, अब तो चैनल तो चलता है टीआरपी पर, या टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जिसे कहते हैं। तो इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि एक देखिए, आप चैनल 24 घंटे तो न्यूज़ नहीं होती, लेकिन आप जब 24 घंटे का चैनल शुरू करते हैं तो लोगों को किस तरह से उस चैनल पर लगातार देखने के लिए एक तरह से प्रेशर डालें कि आपको ये चैनल देखना है, तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ का कुछ ना कुछ हाथ होता है, ताकि खबर, आज की खबर अगले घंटे की का इतिहास बन जाती है और कोई नई खबर आ जाती है, ताकि एक रुचि आ जाए लोगों में कि हमें ये चैनल देखना है। तो 24 घंटे का फॉर्मेट जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ही बना है। जिंदगी में आपको बड़ी पहचान मिली सर, लोग आपको जानते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर में अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप जितने भी बड़े पायदान पर आ जाए ना, आपके जो पैर हैं ज़मीन पर होने चाहिए। आप बड़े एडिटर बन जाए या फिर बड़े क्रिकेटर बन जाए, ज़िंदगी में जान लीजिए कि जब तक आपके पैर ज़मीन पर नहीं हो तब तक कोई ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो हर व्यक्ति से एक संपर्क रखिए, अपना दिल बड़ा कीजिए, और अपने घर के जो दरवाजे हमेशा खुले रहिए, दिल को खुला रखिए, दरवाजे खुले रखिए, और ज़िंदगी में कई एक्सपीरियंसेस आएंगे, कभी उतार कभी चढ़ाव, सबको झेलते हुए चलिए। आदमी मुसाफिर है। सोशल मीडिया पे देखा गया है सर, आप किशोर कुमार साहब को बड़ा सुनते हो सर, क्या अच्छा लगता है आपको उनमें? मैं किशोर कुमार का बड़ा शौकीन हूँ, तो उनके गाने सुनता हूँ। तो उनके गानों से एक, उनके जब भी मुसाफिर के गाने हैं, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। ऐसा नहीं है कि घर है ना ठिकाना, ये सही नहीं है, घर है और ठिकाना भी है, लेकिन ज़िंदगी में आपको उतार चढ़ाव किस तरह से बड़े बगैर उत्तेजित हुए उसको झेलना पड़ता है।